दसम वर्ग के प्रिय छात्रगण, राजराजेश्वर उच्च विद्यालय की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है। उसी क्रम में मैं दसम वर्ग के छात्र छात्राओं को आज जीव विज्ञान विषय से फोटोसिंथेसिस अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इसको समझने का कार्य करेंगे। वास्तव में फोटोसिंथेसिस एक जैव प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्लोरोफिल एवं सनलाइट की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर मंड संश्लेषित करते हैं और इस अभिक्रिया के उपरांत सह उत्पाद के रूप में जल और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अभिक्रिया का जो समीकरण है मैं वर्ग में फिर बोर्ड पर बताऊंगा, इसे आप ध्यान से अभी सुनेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O, एक लंबा सा एरो मार्क देंगे, एरो मार्क के ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल लिख देंगे। एरो मार्क्स के बाद प्रोडक्ट के रूप में जो पदार्थ बनता है उसमें C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ये लिखा जाएगा। ये समीकरण इसका हुआ। फिर मैं वर्ग में बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण फोटो केमिकल रिएक्शन है और ये दो प्रकार का होता है, लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन, और दूसरा डार्क रिएक्शन। इस दोनों को मैं क्लास में रिएक्शन के साथ समझाऊंगा स्टेप वाइज। अभी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन से पदार्थ हैं और उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, इसको लघुत्तरीय के रूप में बराबर पूछा जाता है। उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1 नंबर में हम लोग डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से प्राप्त होता है। दूसरा जल, मृदा यानी सॉइल से प्राप्त होता। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य से। और क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स, हरी पत्तियां या कहा जाए तो हरित लवक से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में अब मैं बता रहा हूं, ये भी लघुत्तरीय के रूप में है। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। प्रकाश संश्लेषण सजीवों के लिए एकदम आवश्यक कार्यक्रम है, आवश्यक कार्य है। अगर प्रकाश संश्लेषण न हो तो सजीव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः प्रकाश संश्लेषण काफी महत्वपूर्ण जैव प्रक्रिया है। इसके जो प्रमुख महत्व हैं उसके बारे में बता रहा हूं। 1 नंबर में आप डालेंगे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा है सौर ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में बदला जाता है स्थितिज ऊर्जा या केमिकल एनर्जी में। तीसरा है ऊर्जा के विशाल भंडार का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऊर्जा के विशाल भंडार का निर्माण होता है। चौथा, जैव समुदाय के आहार की आपूर्ति। जैव समुदाय जितने भी जंतु हैं उसके आहार के लिए आश्रित रहना पड़ता है हम लोगों को ग्रीन प्लांट्स पर, और ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा ही आहार का संश्लेषण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जंतुओं के आहार की आपूर्ति में प्रकाश संश्लेषण का काफी महत्व है। वायु शुद्धिकरण, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उसमें CO2 गैस वातावरण प्रदूषण का कारण बनती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होती है और वायु शुद्धिकरण का कार्य होता है। और छठा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, पर्यावरण के जो गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच संतुलन बनाए रखने का काम प्रकाश संश्लेषण में होता है, क्योंकि इस क्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। अगला प्रश्न है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसे हम 9 में भी पढ़ाते हैं, सेल स्ट्रक्चर बताते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और उससे फंक्शन। 10वें वर्ग में भी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। हरित लवक के बारे में। हरित लवक एक सूक्ष्म कोशिकांग है जो हरे पौधों में पाया जाता है। यह गोल अंडाकार दोहरी झिल्ली की बनी हुई रचना होती है। बाहरी झिल्ली को एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और आंतरिक झिल्ली को इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं। हरित लवक के अंदर जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में अनेक झिल्लीनुमा रचना पाई जाती है जिसको हम लोग ग्रैना कहते हैं। ग्रैना आपस में एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी हुई रहती है और एक बंच बनाती है, झुंड बनाती है, उसे थालक्वाइड्स कहते हैं। एक ग्रैनम का थालक्वाइड दूसरे ग्रैनम के थालक्वाइड से पतली नली या धागे नुमा रचना से जुड़ा होता है। इसको स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। ग्रैनम में हरे रंग का पिगमेंट वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रैनम में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण का डार्क रिएक्शन संपन्न होता है। फिर इसको मैं जो PDF डाल रहा हूँ उसमें इसका फिगर मैं बनाया हूँ, वो भी आपको सेंड कर रहा हूँ इसके बाद। और आज का एक छोटा सा और प्रश्न हमने सोचा कि डाल दे न्यूट्रिशन चैप्टर से, क्योंकि न्यूट्रिशन अध्याय ही चल रहा है और इसमें जंतुओं में पोषण को बताने के लिए सबसे पहले सूक्ष्म जीवों में पोषण बताते हैं और मैं बताने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो मुख्य रूप से अपना जीवन यापन जल में करता है। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म कार्बनिक कणों को आहार में ग्रहण करता है। आप अंदाजा लगाइए कि अमीबा अति सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक जीव है, तो इसका जो आहार का कण होगा कितना छोटा हो सकता है। जल में स्थित सूक्ष्म भोजन कण जब इसके प्लाज्मा लेम्मा या इसके कोशिका झिल्ली के संपर्क में आते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आते हैं, तो यह अपने कोशिका झिल्ली से कूटपाद का निर्माण करता है और कूटपाद को इस प्रकार बनाता है कि वो कूटपाद कप से रचना बना देता है। कप के आकार की रचना, उसमें जब भोजन कण आ जाता है तो सीडोपोडिया को पुनः इस प्रकार से जोड़ लेता है और जो भोजन कण इसके अंदर आए थे वह पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा झिल्ली को छेद कर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और कोशिका द्रव में चला आता है। यहाँ भोजन कण एक जगह जमा होते हैं जिस थैली में, उसको फूड वैक्यूल कहते हैं, भोजन धानी कहते हैं। भोजन धानी में भोजन के पहुंचने के बाद कोशिका में उपस्थित या इसके कोशिका द्रव में उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन कर देते हैं। पचा हुआ पदार्थ कोशिका द्रव में मिल जाता है, घुल जाता है, जिससे उसे पुनः श्वसन क्रिया से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जो अनपचा पदार्थ है वह एक थैलीनुमा रचना में जमा होता है, उस
थैलीनुमा रचना को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील स्थानी कहते हैं। यह अनपचे पदार्थ को अपने साथ लेकर पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा, इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, छेद करके बाहर निकल जाना। तो झिल्ली को छेद कर एक्सोसाइटोसिस विधि द्वारा यह अनपचा पदार्थ बहिष्कृत हो जाता है, बहिष्करण हो जाता है अनपचे पदार्थ का। इस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिशन की क्रिया समाप्त होती है। अभी हमने जो आपको बताया इसे आप समझने का प्रयास करेंगे, पुनः वर्ग में अच्छी तरह से बोर्ड पर समझाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और इसे संबंधित जितनी बात मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी बातों को मैंने टाइप किया है और उसको फिर आपके पास सेंड कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। लॉकडाउन में घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू।